बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन। बंदा चेंज भी कर लेता है कभी। नहीं मतलब मैं चेंज कर, आपको क्या शो शुरू होते ही सब बंदा एंकर ही चेंज कर लेता है कभी। मैं हूं इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। 9:04 हो चुके हैं। वी आर लाइव ऑन एक्सप्रेसो। एक ताज़ा तरीन एपिसोड है और एक नया दिन है विद लॉट्स ऑफ न्यूज़, कल की भी और आने वाले दिन की भी, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से हैं और नए दिन का आगाज कर चुके हैं और इस विश के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। खुशामदीद। ठीक है, हो गया ना काफी आज। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। जनाब आपने खबर सबसे पहले, अच्छी खबर है तो आप दे नहीं रहे। चाय पी लूं, आप बताएं। अच्छा ठीक है जी। फुटबॉल वर्ल्ड कप, चूंकि आपको याद है कि याद क्या पता है आपको कि जारी है अच्छी खबर के अपसेट खबर और फुटबॉल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट। नहीं ना, सऊदी अरब के लिए तो अच्छी खबर है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड कप 2022 का पहला और बड़ा अपसेट हुआ, जो इस हवाले से क्योंकि सऊदी अरब में ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मेसी के अर्जेंटीना को सऊदी अरब के हाथों शिकस्त हुई है। अर्जेंटीना को 36 मैचेस के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मैच का आगाज ही बहुत जानदार हुआ। 10वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली। उसके बाद ये जो मैच है आगे बहुत ही जो कह लेना सनसनीखेज होता चला गया और बिलाखिर सऊदी अरब ने मैच जीत लिया। मेसी ने कोई गलती नहीं की, इस पेनल्टी को गोल में बदला, बर्तरी दिलाई, लेकिन सऊदी अरब ने न सिर्फ कमबैक किया, न सिर्फ ये मुकाबला बराबर किया, बल्कि पै दर पै हमले करके 2 गोल्स से इस मैच में फतह हासिल की। पहले बर्तरी और फिर फतह हासिल की। सऊदी अरब की टीम पहले हाफ में थोड़ी सी प्रेशर में हमें नजर आई, जिसमें अर्जेंटीना ने 3 मुख्तलिफ अटैक्स किए। इसके अलावा 3 गोल्स होने के बावजूद वो गोल्स ऑफ साइड हो गए, जिसकी वजह से गोल काउंट नहीं होते एज पर रूल। पहला हाफ अर्जेंटीना 1-0 की बर्तरी के साथ जीतने में कामयाब हुआ, लेकिन दूसरे हाफ के शुरू होते ही सऊदी अरब ने वो गेम की, वो फुटबॉल खेली जो उमूमी तौर पे हमें नजर नहीं आती। मैच के 53वें मिनट में सऊदी अरब ने एक गोल कर दिया और बराबरी को बर्तरी में बदल दिया। अर्जेंटीना ने गोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आपको मालूम है कि वो कामयाब ना हुई। 5 गोल्स अलवेस जो कि उनके विकेट कीपर थे उन्होंने बचाए, और क्या शानदार बचाए। गोल मेरे गोलकीपर उन्होंने बचाए। एक्साइटमेंट में ये हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो उनके जनाब जो विकेट कीपर हैं उन्होंने 5 गोल्स बचाए, अलवेस, और वही कल के हीरो भी थे। इसके अलावा पूरी टीम बहुत एक्साइटेड थी। सबसे बेहतरीन बात यह है कि जो अमीर कतर है उन्होंने सऊदी झंडा पहनकर इस मैच को देखा, जश्न मनाया, और सऊदी अरब में अर्जेंटाइन से इस तारीखी फतह पर जश्न का समा देखने में आया। शहरी रोड्स ब्लॉक हो गए और आज छुट्टी है पूरे सऊदी अरब में। ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज है आज के लिए। जनाब ये जो है ना, शाह सलमान साहब ने आम तातील का ऐलान कर दिया है और उनकी तजवीज पर किया गया, इस पर बात भी करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने ये वलीअहद ने उनकी इस पे तजवीज दी और इस पे ये इम्प्लीमेंट हुआ। सऊदी अरब के लिए नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन दूसरी जानिब अर्जेंटीना के लिए बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता और मतलब ये तो कमाल ही हो गया। और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर और एशियन ममालिक के अंदर सऊदी अरब पहली टीम है जिसने अर्जेंटीना को बीट किया है। सऊदी अरब इंटरनेशनल रैंकिंग में 51st पोजीशन के ऊपर है, जिसने अर्जेंटीना को बीट किया है, जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी है और बड़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस दफा वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री दे एवर हैड। और मैं कल के दिन को सऊदी अरब की फुटबॉल हिस्ट्री में और कतर की हिस्ट्री में भी हमेशा याद रखा जाएगा। यहाँ भी बताना जरूरी है कि मेजबान कतर अपना पहला मैच हार गया था और बहुत अरसे के बाद ही हुआ था कि कोई मेजबान टीम अपना पहला मैच हार गई थी। तो दिलचस्प हो रहा है जी वर्ल्ड कप। इस मैच की सबसे इंटरेस्टिंग और हाईलाइटेड जो बात थी वो ये थी कि इस मैच में जो कमेंट्री हुई, मतलब वो कमेंट्री कितनी मजेदार थी। जब सऊदी अरब जीत की जानिब था और उस वक्त ये कमेंटेटर ने अरबिक के अंदर ये कमेंट्री शुरू कर दी। हम चाहेंगे कि हम आपको जरूर सुनवाएं, उसके बाद इस पे बात करें। वाओ, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। और उससे भी ज्यादा अच्छा, कल मुझे पता चला, ये तो पता था कि सऊदी अरब भी एक फुटबॉल को प्यार करने वाली, खेलने वाली कौम है, लेकिन कल पता लगा कि कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सऊदी फुटबॉल को लेकर। जो उनके वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान MBS हैं, वो सजदा रेज हो गए इस मैच को जीतने के बाद। वो अपनी फैमिली के साथ शाही महल के अंदर मौजूद थे जहां पे ये मैच देख रहे थे, और जो ही ये मैच खत्म हुआ, इसका टाइम अप हुआ 2-1 से सऊदी अरब ने इस मैच को जीता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन सलमान अपने खानदान के साथ न सिर्फ बहुत खुश हुए बल्कि सजदा रेज हो गए खुशी में, और फिर इसके साथ उन्होंने तजवीज़ दी। और कल इस तजवीज़ के बाद आज के दिन सऊदी अरब के अंदर आम तातील है इस मैच को जीतने। मतलब सोचें, आपने फुटबॉल मैच जीता और आपके मुल्क में छुट्टी हो। लोग तो ऐसे दुआएं मांगे कि रोज ही मैच जीते। चले जनाब, ये
फीफा वर्ल्ड कप जो जो अपडेट्स आती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। कुछ अपसेट्स भी होंगे, कुछ एक्सपेक्टेड मैच के नतीजे भी होंगे, बट स्टिल मेक श्योर कि आपको इस हवाले से हम अपडेटेड रखें। और प्रोग्राम में एज यूजुअल बहुत कुछ है और बिल आखिर वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल हो गई। आमीन बोले। बड़ी खबर देखते हैं। 6 मोस्ट कॉम्पिटेंट जनरल्स और उनमें से एक लीड करेगा दुनिया की बेहतरीन फौज को। बिल्कुल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए बिलाखिर एज अमला सेड नए सिपहसालार की तैनाती से मुतल्लिक समरी वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई। बिल्कुल, समरी जराये के मुताबिक समरी में जिस तरह से 6 सीनियर तरीन अफसरान के नाम शामिल हैं, जिससे सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर शामिल हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्क में गुज़िश्ता कई माह से इस अहम तैनाती के मामले पर एक हिजान बरपा है। पूरी सियासत इसी के गिर्द कहा जाए कि घूम रही है तो गलत नहीं होगा। 22 करोड़ अवाम की नजरें इसी पर लगी हुई हैं। ये एक सीधा साधा जो कह लें ना एक तैनाती थी, एक बहुत स्मूथ प्रोसेस था जिसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद था, तरीकाकार मौजूद था। वजीर आजम की सवाबदीदी इख्तियार है कि वो सीनियर तरीन अफसरान में से जिस मर्जी को नया सिपह सालार बनाए, लेकिन सियासी अशराफिया की बयानबाजी ने इसे इंतहाई अहम कहा जाए, सेंसिटिव कहा जाए, आवाम की जो कह लेना बहस का मौजू बना दिया। पिछले कई सालों में हम देखें शायद किसी को लोग अपडेटेड रहते थे, एक प्रोसेस के तहत नया आर्मी चीफ लगाया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया हो, मीडिया हो, अफवाहें हैं, कयासराइयाँ हैं, चमगोइयाँ हैं, उरूज पर है और इसी तैनाती को, इस इतने सेंसिटिव मामले को इतना पब्लिक, इतना अवामी कर दिया गया है। और पाकिस्तान में इस ग्रेड की तकरीबन 90 पोस्ट हैं, लेकिन स्टिल इसकी ग्रेड 22 की 90 पोस्ट है, मगर इस एक तैनाती पर सियासतदानों की इतनी तवज्जो क्यों? आपको तो जैसे पता ही नहीं है ना इतनी तवज्जो क्यों है। भाई ये सवाल कर रही हूं, सबसे ज्यादा जरूरी है। इस तैनाती का बड़ा रोल रहा है माजी के अंदर सियासी मामलात के अंदर, जो कि अब इदारा बाकायदा तौर पे कह चुका है सिंस लास्ट अक्टूबर 2021 कि वो एपॉलिटिकल है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी से। लेकिन उसके बावजूद एक इन्फ्लुएंस बहरहाल किसी भी रियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का होता है, और एस्टैब्लिशमेंट से मुराद बाकी तो बहुत सारे अनासर है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि एस्टैब्लिशमेंट को लेकर चलते हैं, और जारी बात है उनकी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस सूरत हाल के बाद अब किस हद तक जो एक क्या कहना चाहिए कशीदगी है सियासी, वो कम हो पाएगी या बढ़ेगी? क्या किसी खास शख्सियत की वजह से मुल्क के अंदर सियासी कशीदगी मजीद बढ़ सकती है या उसमें कमी आएगी? ये इस वक्त का सवाल है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी मुल्कों की पहली एटमी ताकत है, हम ये जानते हैं कि जौहरी मुल्क है, आज मुआशी तबाही के ध्यान पे है। नहीं अगर कोई देख रहा तो सियासत की तरफ नहीं देख रहा। महंगाई इस वक्त 29%, 29% इन्फ्लेशन हो चुकी है। मजीद तकरीबन 13% लोगों की गुर्बत की लकीर से नीचे जाने के इम्कानात हैं। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये $8 से भी कम हो गया रिपोर्टेडली। सैलाब ने तकरीबन $30 अरब का नुकसान किया है। बैरूनी कर्जे मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है और अब तक तकरीबन 12,000 अरब का इसमें इजाफा हुआ है। बहरानी कैफियत है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो अवाम के लिए नहीं हो रहा, लेकिन अगर किसी चीज पे फोकस है तो इस तैनाती पे फोकस है, जो कि कानूनी मामला है, जो कि कानूनी और रूटीन का मैटर है इस इदारे के लिए। इस वक्त हमें अली मोहम्मद खान ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इंट्रोडक्शन उनसे हम बात करते हैं। अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? बड़ी जबरदस्त वॉक चल रही है, हमें पता चला है इस वक्त। सुबह बखैर। आप परेड ग्राउंड में वॉक कर रहे हैं? नहीं सर, उधर से थोड़ा दूर रहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। चले, इस्लामाबाद का अच्छा मौसम और अब तो बदल रहा है, आई होप कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। रात को एक बहुत बड़ा एक संगे मील था जो कि अबूर हुआ और बहुत सारी कयासराइयां थी। आई थिंक उन्होंने दम तोड़ा, आई बिलीव। आप सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, रात की इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं टुवर्ड्स दिस करंट पॉलिटिकल सिचुएशन? बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो I would like to congratulate the Saudi Arabians for a great win against Argentina. And we all are really proud of you. Not because you're only a Muslim country, but because you played well. You're a brotherly Muslim country. We all Pakistanis are proud of you. And I want to congratulate you and appreciate you on behalf of all the 222 million Pakistanis. So your win is our win. True. So it's a win of Pakistan as well. और इसके साथ साथ ये दूसरी बात उर्दू में इसलिए करूँगा कि ताकि हमारे घर की बात घर में ही रहे। ये फुटबॉल के हवाले से है, फिर आपके सवाल का भी जवाब देता हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट है और ये मुझे कोई ना बताए
कि 22 करोड़ के मुल्क में 11 खिलाड़ी नहीं है। हम स्क्वॉश में चैंपियन बन सकते हैं, हॉकी में बन सकते हैं, स्नूकर में बन सकते हैं, क्रिकेट जो बहुत टफ गेम है उसमें बन सकते हैं। व्हाई कांट वी एक्सेल इन फुटबॉल? तो ये जो पाकिस्तान की फुटबॉल एसोसिएशन है, ये जो ड्रामेबाजियां चलती हैं पिछले 50-60 साल से, मेरे ख्याल में इन सबको सेट करके नई एडमिनिस्ट्रेशन लानी चाहिए और वो पाकिस्तान में फ्रॉम ग्राउंड लेवल से बच्चों को लें और यकीन करें 5-6 साल के अंदर हम वर्ल्ड चैंपियंस होंगे। लेकिन ये जो माफिया बैठा है, पहले इनको हटाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता किस जमात से किसका क्या ताल्लुक है, इतना मुझे पता है कि हमारे दिल की बात कर रहे हैं आप अली भाई जी। इन्होंने फुटबॉल के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि फुटबॉल ऐसी स्पोर्ट है, फुटबॉल और टेनिस दुनिया में बहुत खेली जाती है और दोनों में हमारे पास एक इसामुल हक है, वो बेचारा खुद से करता रहा सारा। और यकीन करें मैं खुद स्क्वॉश प्लेयर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। जहांगीर और जानशेर के बाद हमें बड़े प्लेयर्स इसलिए नहीं मिले कि वो उन्होंने तो खुद से मेहनत की थी, लेकिन हम लोगों ने ग्रूम नहीं किया अपने यूथ को। तो हमारा स्क्वॉश चैंपियनशिप भी हमारे हाथ से गई, हॉकी भी गई। और फुटबॉल में अगर हम एक्सेल करते हैं दुनिया की ग्लोब पे पाकिस्तान एज इंटरनेशनल जायंट इन स्पोर्ट्स आ जाएगा। क्रिकेट में तो ऑलरेडी है, लेकिन स्क्वॉश का भी हमें सोचना चाहिए, फुटबॉल बिलखुसूस, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट है। बाकी एक स्पोर्ट और भी चल रही है, एक गेम और भी चल रही है वो चलती रहती है अली भाई। और उस पे मैं आपको एज अ पाकिस्तानी वन फील अ बिट अशेम्ड कि इतनी बड़ी अपॉइंटमेंट है और हमने इसको बच्चों का खेल बनाया होता है। जिस तरह कमेंट्री होती थी ना जब हम बच्चे थे, तो क्रिकेट का मैच हम जो है रेडियो लगा के सुना करते थे। तो सब लोगों ने टिकटिकी बांधी हुई है ये कैमरे की तरफ, टीवी की तरफ, वो देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। यार 75 साल का बना हुआ मुल्क है, इसमें एक बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट आनी है। व्हाई कांट वी डू इट मैच्योरली इन अ सिस्टमैटिक वे, कि हम एक मैच्योर कौम लगे, यानी कि हर काम हमने हैफाजत करना है। इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है उन सब पे जो इसके जिम्मेदार है। मेरे लीडर इमरान खान ने तो बहुत मैच्योर बात की है। उन्होंने तो ये कहा, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मेरा कोई फेवरेट नहीं है और जिसको आप लाते हैं लाएं, हमारे काबिल कबूल होगा, मेरिट पे लगाएं बस। अब वजीर आज़म पाकिस्तान जो है, जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है, खासकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो कुछ बयानात इंटीरियर मिनिस्टर और मिनिस्टर डिफेंस के आए हैं। ये तो ऐसे होते हैं जो बहुत संजीदा हैं और मैं समझता हूँ कि हमें इन मामलात को जरा तरीके से डील करना चाहिए। अब ये जो समरी कोई मूव हुई है, अब उम्मीद है कि ये मामला और अब खुशसलूबी से हल हो और इसमें मजीद कोई और जो है सस्पेंस ना क्रिएट हो। ये अली मोहम्मद खान साहब, आपने जो मेरिट का लफ्ज इस्तेमाल किया अपने लीडर इमरान खान साहब की तरफ से कि जिसको मर्जी लगाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरिट पे लगाएं, मेरिट से क्या मुराद है इमरान खान साहब की? मेरिट हमारा नहीं है, मेरिट इदारा जाती है। मेरिट ये नहीं है कि इमरान खान साहब या आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए कौन काबिल कबूल है। मेरिट ये है कि उनमें से जितने कंटेस्टेंट्स हैं सारे हमारे काबिल फख्र सपूत हैं मुल्क के। उन्होंने मुल्क को 30-35 साल दिए इस पाक फौज को। उनमें से जाहिर है थोड़ा बहुत फर्क होता है, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है या जिसकी एक्सपीरियंस ज्यादा है या जिसकी जो क्राइटेरिया होता है उसमें जो टॉप पे है उनको लगाएं। ये ना हो कि मुझे ये पसंद है उसे वो पसंद है, ये ना करें। क्योंकि एक चीज और भी है, जिसने कभी भी अपना पसंद का लगाया है उसी ने उसके साथ आके वो किया है कि दुनिया हैरान और परेशान हो गई है। तो ये सबके लिए वैसे सियासी लीडरशिप के लिए सबक भी है कि अपनी पसंद नापसंद को छोड़ें और उनमें जो सबसे बेहतर है उस लगाएं। सही। अली भाई, आपने अभी पहले मेंशन किया कि इतना एक सेंसिटिव मामला था, एक इतनी अहम तकरीरी, इतनी अहम तैनाती थी जिसको इतना ज़्यादा अवामी बना दिया गया, लोगों में डिस्कशन हुई। रात को भी समरी के हवाले से पहले एक ट्वीट आई, फिर उसके बाद उसकी तरदीद आई, फिर एक ट्वीट आई और फिर बिलाखिर समरी के अप्रूवल के हवाले से बात की। अब उससे पहले खान साहब भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, चाहे हुकूमत है चाहे ऑपोजिशन है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सियासतदानों का भी कुछ इसमें रोल है कि इन्होंने इस तकरीरी या तैनाती को बहुत पब्लिकली डिस्कस किया है, हालांकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म, एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ये तैनाती होनी थी? टू सम एक्सटेंट आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खान साहब ने तो सिर्फ एक बात की थी कि उन्होंने शुरू दिन से ये कहा था कि मेरिट पे आप करें। उनका बहुत जो एतराज आया वो तब आया जब शहबाज शरीफ जो हैं, ये जब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने गए और इस अहम मामले पे उधर डिस्कशन स्टार्ट हुई। तो देखें, मैं ये नहीं कहता, वो उनकी पार्टी ज़ाहिर है आपस में मशावरत करती है, लेकिन एक शख्स है जो मुल्क से फरार है, मफरूर है, अदालतों को मतलूब है और अब तक के सगीन केसेस में उनका नाम आ रहा है, जिस तरह ये तस्नीम हैदर ने जो रेवलेशंस की हैं। तो ऐसी शख्सियत को फिर पब्लिकली जाके लंदन में, और एक और भी उसके ऑप्टिक्स बड़े बुरे थे,
कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमारा एक अहम अपॉइंटमेंट है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन और इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, और न्यूक्लियर जो है हमारे आर्सेनल है उसकी भी मुहाफ़िज़ है, कौम की भी मुहाफ़िज़ है, इस्लाम की भी मुहाफ़िज़ है। उसके फैसले आपने जाके लंदन में ये लंदन वाला जो है ये जो लिंक है, ये खुदा का वास्ता है। सन 47 में आज़ादी के बाद ये लंदन मंदन छोड़ें, जो कुछ करना है आपस में आपने लड़ना है, मरना है, आपस में लड़ाई करनी है, जो बात करनी है, जो कुछ करना है इस्लामाबाद में बैठ के करें। खुदा का वास्ता है हमारी ये फैसलों में बैरूनी ममालिक की ये जो एक इस तरह जब आप जाते हैं तो पाकिस्तान की सुबकी होती है। आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसकी लीडरशिप पाकिस्तान आकर अपने मुल्क के फैसले करती है? तो इमरान खान का तो इस पर एतराज था। बाकी तो खान साहब ने ये कहा था कि मुझे सारे काबिल कबूल हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इजमाली तौर पर एग्री करता हूँ कि पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हुई है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये हमारा, अब क्या करें, 75 साल में हम अभी तक बच्चे हैं, तो अल्लाह में बड़ा करे। एक चीज तो बहरहाल मोहम्मद अली साहब, विदाउट नेमिंग एनी पर्सनैलिटी, आपको भी पता है कि जारी बात है कुछ ना कुछ रिजर्वेशंस इमरान खान साहब की हैं किसी शख्सियत के ऊपर, या कुछ ना कुछ उनकी लाइकिंग जरूर है किसी शख्सियत के हवाले से जिस पर वो बात करते हैं और बार बार मेरिट की बात करते हैं, जो कि एक आम पाकिस्तानी के लिए तो 6 जनरल्स जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशंस रूल्स सर्व किया, वो 6 के 6 डिजर्व करते हैं। एंड देन प्रोगेटिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान होते तो वो लगाते, कोई और प्राइम मिनिस्टर होते तो वो लगाते, अब शहबाज हैं तो वो लगाएंगे। ये तो बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाती है। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की, वो एक तो ये कि 26 नवंबर को आप रावलपिंडी आ रहे हैं, इस्लामाबाद से गुजरने की भी आपने इजाज़त मांगी है और हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड में उतरने की भी इजाज़त मांगी है। इसका मतलब ये कि आप पिंडी इस्लामाबाद दोनों को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन मेनली पिंडी को इंगेज कर रहे हैं। तो ये एहतजाज क्यों, अगर आपको इस पर भी मसला नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई साजिश नहीं की, आपको इस पर भी मसला नहीं है कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की क्योंकि इमरान खान साहब कह चुके हैं, और अब इस पर भी मसला नहीं है कि आर्मी चीफ जो भी लगे कबूल है, तो फिर ये एजिटेशन क्यों मोहम्मद अली साहब? अली मोहम्मद सॉरी, मोहम्मद अली तो एक ही थे, मोहम्मद अली जना। अच्छा मेरे भाई, ऐसा है कि जब आप मुल्क के वजीर आजम रहते हैं तो आप बहुत सी चीजें क्लोज में से आप देखते हैं, बहुत से लोगों के साथ आपको नजदीकी लेवल पे काम करने का, हम जैसे लोग जो काबीना के जूनियर मिनिस्टर थे, हमें बहुत सी लोगों के साथ बैठ के काम करने का और चीजें ऑब्जर्व करने का मौका मिला। तो वज़ीर आज़म की तो बहुत बड़ी सीट है। तो ये मैं अगर कहूँ कि वज़ीर आज़म जो है उसको लोगों की सलाहियत का अंदाजा नहीं होता तो गलत बात होगी। उनको आइडिया हो जाता है, हो सकता है कोई जाती अपनी दिल में कोई पसंद नापसंद भी थोड़ी बहुत हो, लेकिन पब्लिकली आप उसका इजहार नहीं करते। और जब पब्लिकली आप उसकी स्टेटमेंट दे देते हैं कि मेरा कोई पसंदीदा नहीं है, तो आपने उस बात को ऑन अ फेस वैल्यू लेना होगा कि एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको इतने बड़े फोरम से, जिसके पीछे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात और पॉपुलर लीडर है, उसकी से आपके साथ आ गई। एक तरह से उन्होंने हुकूमत को सपोर्ट किया है कि मेरा फेवरेट नहीं है, आप मेहरबानी फरमाएं मेरिट पे करें। जब मैं अपनी पसंद नापसंद से निकल गया हूँ तो आप भी उससे निकलें। ये तो एक बात हो गई। बाकी आपने कहा अवाम, तो अवाम के लिए तो सारे काबिल कबूल हैं। मैंने पहले भी बात की और मैं पता नहीं कोई 3 दर्जन प्रोग्रामों में इस पर यह बात कर चुका हूँ कि जो लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचते हैं, जिस तरह हमारी फील्ड है, कोई अगर वजीर आजम तक पहुंचता है तो इल्ला माशाल्लाह बिलावल साहब जैसे नहीं तो पर्ची चेयरमैन हो, लेकिन बाकी जो मेहनत करके आते हैं तो वो यूनियन काउंसिल और तहसील और इधर से निकल के जब आप मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या फिर वजीर आजम बनते हैं तो ये एक छाननी से निकल के आप आते हैं। इसी तरह फौज में आपके एक सिस्टम है, उसमें सेकंड लेफ्टिनेंट होते हैं, फिर लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर का एग्जाम देते हैं, फिर स्टाफ कॉलेज होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर कर्नल होता है, फिर तो पूरा एक प्रोसेस है। उससे जब आप निकलते हैं, व्हेन यू बिकम लेफ्टिनेंट जनरल, सो ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज केपेबल, हर एक में सलाहियत है कि वो लीड कर सके। अब उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट चूज करना है, ये जिम्मेदारी है वज़ीर आज़म साहब की। अपना माइंड है वो अप्लाई करें, लेकिन माइंड अप्लाई करें, कुछ और अप्लाई ना करें। ठीक है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक मिनिस्टर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान। अपनी राय का अपनी पार्टी के बिहाफ पे इजहार कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक होनहार पाकिस्तानी खातून की। वैसे तो पाकिस्तानी खवातीन जिस शोबे में हैं
कमाल की कारकर्दगी दिखा रही हैं और हम अक्सर उन हीरोज़ को आपके सामने लाते रहते हैं जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर या बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पैदा तो अमेरिका में हुई, इनके दिल में वतन की मोहब्बत मगर कूट कूट कर भरी है और ये उनके काम में नजर आती है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एजाज़ है कि डॉक्टर हुमा फरीद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर मुकर्रर हुई हैं और हैरानकुन बात यह है कि अपने ख़ानदान में पहली खातून है जो इस मकाम तक पहुंची हैं और आई थिंक हमारे नॉलेज के हवाले से भी पहले पाकिस्तानी हैं, पहली पाकिस्तानी हैं जो यहाँ तक पहुंची हैं। और उससे भी ज़बरदस्त बात क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं डॉक्टर हुमा को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा एंड कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप जैसी खवातीन से मिलकर हमें दिल से वाकई खुशी होती है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी है, नाम रोशन करी है। हाउ वाज योर जर्नी, और सबसे पहले इस एक्सपीरियंस के हवाले से बताएं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एक नया जर्नी शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ हूँ आज। और ये जर्नी काफ़ी साल पहले शुरू हुई थी जब मैंने अंडर ग्रेजुएट में मैंने फैसला किया कि मैं मेडिसिन पढ़ूंगी। मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन पढ़ूं और फिर मेरा दाखिला हुआ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। वहाँ पे जब मैं आखिरी साल में थी तो मैं पाकिस्तान आई काम करने के लिए डॉक्टर शेर शाह सैयद के साथ, और मैंने उनके साथ काम किया गायनी वार्ड में क्वी गोट हॉस्पिटल में कराची में। और वहाँ से मैंने इंटरेस्ट गायनी में काफ़ी बढ़ा और फिर उसके बाद से जब मैंने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म की तो फिर मैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के लिए काम कर रही थी और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हैं। यकीनी तौर पे ये सफ़र आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे क्या चैलेंज जो आप की राह में हायल रहे, मेडिकल इत्सेल्फ एक ऐसी फील्ड है अगर आप इसको वैसे ही पढ़ें प्रैक्टिस के लिए तो बहुत मुश्किल है और बच्चे बहुत मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। देन आपने न सिर्फ पढ़ा बल्कि अब आप एक शोबे के अंदर एक्सीलेंस का जो एक लेवल होता है वहाँ तक जा रही हैं। तो मुश्किलात क्या रही, चैलेंजेस क्या रहे हुमा आपके लिए? आई थिंक मेरा पहला साल कॉलेज में जब मैं प्री मेड थी तो एक बहुत बहुत मुश्किल कोर्स था और मैं पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में मुझे शौक था। और मेरी पहली दफ़ा मुझे बहुत बुरे मार्क्स मिले पेपर पे और मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया और बोला कि मैं मेडिसिन नहीं कर रही, बस ये मेरा पूरा करियर ख़त्म हो गया है, मुझे एक एग्ज़ाम पे बुरे मार्क्स मिले हैं और मैं कभी भी नहीं जा सकती मेडिकल स्कूल। मेरे अब्बू ने 5 घंटे की ड्राइव की न्यू जर्सी से और मेरे पास पहुंचे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि एक दफा फेलियर से कुछ आप फिर नहीं कह सकते कि मैं ये आगे नहीं बढ़ सकती। और उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मुझे लंच पे लेकर गए, हम काफी बात कर रहे थे और फिर उस टाइम के बाद से मुझे एहसास हुआ कि फेलियर तो होता ही है। अगर आप फिर फेल करके आप फिर कह देंगे कि नहीं ये पाथ बहुत मुश्किल है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, तो फिर तो आपने अपना फेलियर बेसिकली बिल्कुल दिल तक ले लिया है। और उसके बाद से मैंने बोला कि ठीक है मैं फेल कर सकती हूँ मगर फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो फिर उस एग्जाम के बाद मैं प्रोफेसर के पास हर हफ्ते जाती थी और सवाल उनसे करती थी ताकि मुझे बेहतर समझ आए सब्जेक्ट। और उसके बाद से फिर मुझे ये अंदाजा हुआ कि कैसे पढ़ाई करते हैं और कैसे आप आगे बढ़ते हैं। यानी वो जो फर्स्ट स्टेप था उसमें आपके जो वाले साहब ने आपको एक पुश दे दिया, उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह मुड़कर नहीं देखा। सिंस यू हैव वर्कड इन पाकिस्तान एज वेल डॉक्टर हुमा, और अब आप चूंकि हार्वर्ड के अंदर आप भी एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही हैं, हम पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड की अगर बात करें और सिंस आप अमेरिका में हैं वहाँ पर कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या डिफरेंस आपने फील किया जब आप यहाँ पे काम करी थी और आप अब जब अमेरिका में काम कर रही हैं? जी, क्वी गोट हॉस्पिटल में जब मैंने काम किया था, मैंने सिविल हॉस्पिटल में भी काम किया था कराची में, तो ऑब्वियसली वो बहुत डिफरेंट है अमेरिकन हॉस्पिटल से। वहाँ पे क्वी गोट में औरतों को जब डिलीवरी के लिए आती थी तो अपने खून का इंतजाम खुद करना पड़ता था, अपनी दवाइयों का इंतजाम खुद करना पड़ता था, दवाइयाँ लेकर आती थी। और अमेरिका में तो बिल्कुल अलग है, हम लोग सोचते भी नहीं है कि खून है कि नहीं ब्लड बैंक में, हमें पता है कि सब कुछ दवाइयाँ खून सब कुछ मौजूद है। और मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि दोनों हॉस्पिटल्स कितने अलग हैं, जो अमेरिका में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, और लोग जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में काम करते हैं उनके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं अपने पेशेंट्स की देखभाल करने के लिए। और ये मुझे बहुत महसूस हुआ था कि जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में ट्रेन होते हैं वो बिल्कुल कम रिसोर्सेज के साथ ट्रेन होते हैं। उनको बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे आप सर्जरी करते हैं, कैसे आप डिलीवरी करते हैं, इसलिए वहाँ पे खून नहीं होता, वहाँ पे एनेस्थीसिया नहीं होता।
तो ये बहुत अच्छा, ये तो हमने हॉल की बात कर ली या हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उसकी बात कर ली। दूसरी जानिब आपने चूंकि पढ़ा भी है और अब आप पढ़ा भी नहीं है, आपने पाकिस्तान के अंदर जो मेडिसिन पढ़ाई जाती है उसमें और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड स्कूल, यहाँ पे जो मेडिसिन पढ़ाई जाती है इसमें कोई ख़ास फ़र्क आप देखती हैं? और क्या हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं ये केपेबल हैं कि आप जैसी राह के ऊपर चल सकें और वो भी वहाँ तक पहुँच सकें, या फिर नहीं हमें बाकी हमारी डिग्रीज़ की तरह मेडिसिन के अंदर भी जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो हमें उतना ही चैलेंजिंग हमारे लिए होता है जितना बाकी डिग्रीज़ के अंदर होता है? मैं काफ़ी बायस्ड हूँ, इसलिए मेरे शौहर डाउ मेडिकल स्कूल से पढ़े हैं और वो मुझसे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है काफ़ी। और मैं देखती हूँ कि जो हार्वर्ड से डॉक्टर्स हैं, हमारे थोड़े से डिफरेंसेस हैं रिसर्च में प्राइमरली, मगर क्लिनिकल जो आप पेशेंट की देखभाल करते हैं उसमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो अपने पेशेंट्स के लिए बहुत केयर करते हैं। और जब इधर भी आते हैं, जब अमेरिका भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए और ट्रेनिंग करने के लिए, तो वो दिखता है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। और इस लिहाज से कोई फर्क नहीं है मुझे जितना लगता है जो पाकिस्तानी डॉक्टर है और जो अमेरिकन डॉक्टर है। आई थिंक थोड़ा सा रिसर्च में फोकस अलग होता है। कर दिया, वैसे तो यूजुअली वी सी दैट डॉक्टर्स मैरिड टू अनदर डॉक्टर, अपनी फील्ड के लोगों से उनकी शादियां होती हैं, शायद सफर ज्यादा अच्छा चलता है। आपके हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे आपकी इस जर्नी को लेकर? मैं ये नहीं कर सकती मेरे हस्बैंड के अलावा। आई थिंक उन्होंने ऑब्वियसली मैं काफी ठीक है, मैं दिन में काम करती हूँ और फिर आ जाती हूँ, हमारे 2 बच्चे हैं उनकी देखभाल करती हूँ, मगर फिर शाम में मुझे अगर अपनी रिसर्च करनी होती है या कुछ मैं कॉल पे हूँ, डिलीवरी के लिए जाना है, तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं और उन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया है। लवली डॉक्टर। फ्यूचर में मैं किसी को एनकरेज नहीं करूंगी कि एक और डॉक्टर के साथ शादी करनी चाहिए। ठीक हो गया, मतलब आपने ये डिस्करेज कर दिया कि किसी डॉक्टर से शादी नहीं करनी, बट एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर हुमा, इन द एंड लास्ट 30 सेकेंड्स आप कुछ कहना चाहें? बहुत सारी खवातीन आपको देख रही हैं इस वक्त। आई थिंक हमें औरतों का एजुकेशन प्रायोरिटाइज करना चाहिए पाकिस्तान में, और आई थिंक हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी दोस्तों को पुश करना चाहिए कि एजुकेशन हासिल करें और अपने आप को खुश बनाएं। और आई थिंक ये मर्दों का काम है कि अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर हुमा फरीद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो प्राउड ऑफ यू, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दें। और प्राउड ऑफ हर फादर एज वेल, जिनकी वजह से आज ये यहाँ पे हैं। हाँ, वैसे डेफिनेटली। चलें जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस घंटे में भी आज यूजुअल हमारे पास बहुत कुछ है जो हमने आपके साथ अपना सेगमेंट शेयर करना है। लेकिन उससे पहले खबर जो रात को आई, तो पिछले दिन इंडोनेशिया के हवाले से आपको बताया था, वहाँ पे अभी भी आफ्टर शॉक्स हैं और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। जो ज़लज़ला आया था और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ये कहता है कि इसका जो मरकज़ है वो सूबे डोजे से 15 किलोमीटर दूर था। ये ज़लज़ला बल्गारिया, कब्रस, यूनान, रोमानिया, बरतानिया और यूक्रेन में भी महसूस किया गया। बहुत खातिर खा इस हवाले से नुकसान के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खबरें नहीं आई कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हुआ हो। ताहम जो लोग थे वो खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए और आप मुख्तलिफ विजुअल्स भी देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ मोबाइल फुटेजेस हैं और CCTV फुटेजेस हैं जिसमें मुख्तलिफ अशिया को देखा जा सकता है कि वो शॉक्स की वजह से झूलती नजर आती हैं और लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। टर्की में अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह में आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कल इंडोनेशिया के हवाले से बताया था, आज टर्की में भी ज़लज़ला हवाले से हम आपको अपडेट करे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी, अब बारी हमारे सेगमेंट में। एग्जैक्टली। और उफैरा फैज़ जो कि पूरे लाहौर में इधर उधर जाती रहती हैं, ज़बरदस्त किस्म के इवेंट्स का दिखाती रहती हैं हमें। आज है जी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, जहाँ पे जश्न खुदी का एहतमाम किया गया, उसे सजाया गया। इस जश्न का क्या अहवाल रहा, उफैरा से ही जानते हैं। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। मैं मौजूद हूँ अलहमरा आर्ट काउंसिल में, जहाँ पर मुफक्किर पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए जश्न खुदी का एहतमाम किया गया है।
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर लाइव पेंटिंग कंपटीशन जारी है। अब देखना ये है कि ये मुकाबला कौन जीतेगा। सर, मुझे ये बताएं, जो पेंटिंग्स आपने सिलेक्ट की हैं उसके पीछे क्या रीज़न है? नो डाउट इतना अच्छा काम है, इतनी मेहनत से किया बच्चों ने, और ये बहुत मुश्किल था 3 पेंटिंग सिलेक्ट करना, और हमने बेस्ट 5 पेंटिंग्स चूज़ की हैं। क्राइटेरिया ये होता है कि आइडिया क्या है, सेकेंडरी चीज़ है ट्रीटमेंट स्किल। सो हमने जो 5 सिलेक्ट किए हैं उसी क्राइटेरिया पर जो पूरी उतरती थी उनको हमने सिलेक्ट किया। तो आइए चलिए और अब आपको सुनवाते हैं शिकवा जवाबे शिकवा। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई, कहकशा कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, ताज सरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुकाने जमी कैसे हैं, शोख गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। शिकवा जवाबे शिकवा, आपको क्या लगता है ये लिखने की जरूरत क्यों पेश आई होगी? देखिए, अल्लामा साहब की सारी शायरी में ऐसी बातें हैं, एक ऐसी तहरीक है कि जो पढ़ने वाला है वो चाहे कोई मगरिब ज़दा नौजवान है, कोई यहाँ का नौजवान है, ये बहुत ज़्यादा उसमें अनासिर हैं कि अपनी तहजीब, अपनी सकाफ़त, अपना मज़हब, हमारी रवायात जो हैं वो उनसे आशना हो, और उसके बाद उसके किरदार में क्या होना चाहिए। तो वो अल्लामा साहब की शिकवा जवाब शिकवा एक बेमिसाल इस चीज़ के ऊपर एक काम है। वो ना सिर्फ ये कि नज़म ज़बरदस्त है, बल्कि वो एक हिस्ट्री लेसन भी है हमारे लिए। अच्छा दी, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक जश्न खुदी क्या है? मेरे लिए तो खुदी जो है वो अपने आप को जानना और एनवायरनमेंट को जानना और आगे बढ़ते चले जाना मेरे लिए। तो अब बारी है सारा रजा खान की जबरदस्त परफॉर्मेंस की, तो चले चलकर सुनते हैं। Minahil Nasir, and she's being awarded with 30,000 rupees, and first position holder, topper is there. Yes. तो अगर हम आपकी पेंटिंग की बात करें, मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थीम था उसका? इसमें जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है उसकी एक पेंटिंग से मैं इम्प्रेस हुई थी, और वो साद कैन है। जो पेंटिंग मैंने बनाई है उसमें शाहीन भी बनाया, और वो बुलंदी की तरफ जा रहा है। शाहीन को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इस वजह से यूज़ किया है क्योंकि वो बेखौफ होके अपनी ऊंचाई को देखता है, वो दूसरे परिंदों को नहीं देखता है। और जो मैंने इसमें स्टार्स, गैलेक्सीज भी इसी वजह से बनाई है, और ये जो पेंटिंग का स्टाइल है वो साद कैन का यूज़ किया है। आज हमने आपको इकबाल डे के हवाले से मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस दिखाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा पाकिस्तान पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज हमें बता रहे हैं कि आर्टेमिस 1 जो कि 25 दिन का मिशन है कहां तक पहुंचा है। देखते हैं आज के सेगमेंट साइंस एंड टेक में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आज आपने बहुत ही अहम मौज़ूआत पे बात करनी है जो कि स्पेस साइंस से मुतल्लिक़ हैं। आपको मालूम है कि 16 नवंबर को आर्टेमिस 1 जो है उसका लिफ्ट ऑफ हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बखैर व खूबी तमाम मराहिल तय करते हुए इस वक्त चाँद के गिर्द जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो है। और वहाँ से 2 तस्वीर भी मौसूल हुई हैं, 2 तस्वीर कमाल तस्वीर हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ शेयर करूँ। 2 दिन पहले ये तस्वीर जो हैं ये मौसूल हुई हैं। एक तस्वीर जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है फार साइड ऑफ द मून, यानी मून का ये वो हिस्सा है जो हमें नज़र नहीं आता, और ये दूसरी वाली साइड है, फार साइड ऑफ द मून है। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर वो है जिसमें मून का एक हिस्सा नज़र आ रहा है और इसमें आप देखें कि आपको दूर, बहुत दूर अर्थ नज़र आ रही है। और ये सिर्फ 2 दिन पहले की अर्थ है। आप इमेजिन कीजिए कि मैं और आप किसी न किसी कामों में यहाँ मसरूफ़ होंगे और थे हम इसी नीले छोटे सैयारे पे जिसको अर्थ कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और सिर्फ 2 दिन पहले मौसूल हुई है। आर्टेमिस 1 का जो मिशन है इसको बच्चों में आप कैसे बता सकते हैं? इसका एक तो है कि नासा की वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे तमाम डिटेल्स जो हैं, तमाम डिटेल्स ओरियन जो इसकी है स्पेस क्राफ्ट है उसके हवाले से और रॉकेट के हवाले से और तमाम जो मराहिल हैं उसका जो पाथ है वो तमाम बहुत डिटेल से बताया गया है। तो एक तो वहाँ से आप कर सकते हैं। विकीपीडिया अगर आप करेंगे तो विकीपीडिया पे मुझे एक चीज़ ऐसी मिली है जो बड़ी कमाल है और एक एनिमेशन है। और ये एनिमेशन अगर आप देख रहे हैं तो आर्टेमिस 1 की एनिमेशन है। बुनियादी तौर पे जो लिफ्ट ऑफ है, यानी आप जो आपको जो पर्पल कलर नज़र आ रहा है ये वो है आर्टेमिस 1, और जो आपको ग्रीन नज़र आ रहा है ये मून है। और ये पूरी ट्रेजेक्ट्री आपको अर्थ जो है ये आप ब्लू है जो कि सेंटर में है। ये जो ट्रेजेक्ट्री है ये आप मालूम ही है कि तमाम मैथमेटिकल ट्रेजेक्ट्रीज जो बनती हैं किसी भी जगह जाने के लिए तो वो कितनी कम्प्लेक्स होती हैं। ऑफ कोर्स ये एक आइडिया देने के लिए बड़ी खूबसूरत एक एनिमेशन है। अदरवाइज़ इसमें एक अजम्पशन ये डाली गई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो अर्थ को बनाया गया और जो अर्थ है वो स्टैटिक है, जो कि आपको मालूम है कि स्टैटिक नहीं है। सो सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन ये इतनी खूबसूरत एनिमेशन है और ये 2 मुख्तलिफ एंगल से, 2 मुख्तलिफ जावियों से इसको आप देख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है। ये बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा। विकीपीडिया पे आर्टेमिस 1 का पूरी डिटेल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है वो नासा की अपनी वेबसाइट पर है। तो एक तो ये आर्टेमिस 1 को फॉलो करते रहिए क्योंकि आर्टेमिस का जो मिशन है ये बहुत बड़ा मिशन है। इसका एक मरहला भी है जो कि ये नॉन क्रूड मिशन गया है, लेकिन इसके बाद की जो मराहल हैं उसमें से एक मरहला ये है कि चांद पर पहली औरत और पहला कलर्ड मैन वो वहाँ पे उतारे जाएंगे चांद पर। ये भी उसका हिस्सा है। चांद के गिर्द एक स्पेस स्टेशन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पे काम करे, ये भी उसका हिस्सा है। और मार्स पे जाना या मरीख पे जाने के लिए चांद को एक स्टेशन के तौर पे और उसके बाद आगे जो मरीख का जो पूरा मिशन है तो ये पूरा आर्टेमिस का हिस्सा है। सो अभी ये आर्टेमिस 1 है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक चीज़ जो है कि आपको मालूम है कि नासा की जो वेबसाइट है उस पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किताबें होती हैं। वो बच्चों से लेके बड़ों तक के लिए मुख्तलिफ उसकी कैटेगराइजेशन है। बहुत अच्छी कैटेगरीज में जो जिस तरह का आप पढ़ना चाहते हैं वो मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, बच्चों के लिए अवेलेबल है। सिमुलेशंस हैं, खूबसूरत किताबें हैं जो कि वहाँ पे फ्री हैं, वो ज़रूर देखिए। और अभी ये किताब आई है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हवाले से रिसर्चर्स गाइड सीरीज़। तो इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर एक्सप्लोरेशन एनवायरनमेंट से लेके सेलुलर बायोलॉजी से लेके फ्लूइड फिजिक्स से लेके फंडामेंटल फिजिक्स से लेके और ह्यूमन रिसर्च से लेके बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी और भी किताबें हैं, वो बच्चों को उनको रोशनास कराइए नासा की इस वेबसाइट के साथ, जहाँ पे बच्चों का बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। किसी भी मिशन को आप देख सकते हैं, चाहे वो मार्स पे है, चाहे वो मून पे है, कोई भी प्रोब जा रही है, कोई भी नेक्स्ट जो आने वाले जितने मराहल हैं। पानी के हवाले से एक बहुत ही अहम स्टडी होने जा रही है जो कि नासा करने जा रहा है पूरी दुनिया में। ये भी दुनिया में फ़र्स्ट टाइम होने जा रही है। ये भी आप नासा की वेबसाइट पे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा नासा सेल्फ़ी है, वो ज़रूर देखिएगा। नासा सेल्फ़ी बेसिकली क्या है कि आप प्ले स्टोर से एक ऐप है जो कि आप डाउनलोड करते हैं और उसके बाद आप एक सेल्फ़ी लेते हैं और आप अपने जब बच्चे आपके सेल्फ़ी लेंगे तो वो एक एस्ट्रोनॉट की जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर उनका चेहरा आ जाएगा। अब जो उसका बैकग्राउंड है ये एक बहुत वसी आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें आप कोई भी गैलेक्सी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी वसी ऑप्शंस हैं।
तो उन वसी ऑप्शंस में से कोई एक सेलेक्ट करके तो आपका बैकग्राउंडर बन जाएगा। जिस तरीके से मैंने 2 सेल्फियाँ ली हैं, एक में एंड्रोमेडा जो है गैलेक्सी है और दूसरी में वर्लपूल है, और वर्लपूल जो है वो हमसे छोटी है और ये जो दूसरी एंड्रोमेडा ये हमसे थोड़ी सी बड़ी है, 110 लाइट ईयर्स जो है इसकी जो विड्थ है। तो ये जो है ये दोनों सेल्फियाँ मैंने ली हैं। आपके बच्चे भी जब ये सेल्फी लेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि वो जो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो आप रट्टे लगवाते हैं गैलेक्सीज़ के और स्टार्स के और तमाम चीज़ों के, आपको रट्टे लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह की जो फ़न एक्टिविटी है इसमें वो कभी भी नहीं भूलेंगे कि एंड्रोमेडा है। और वो जो दूसरी है वर्लपूल, वो जो 30,000 लाइट ईयर्स है तो हमसे छोटी गैलेक्सी है। बट ये जो नाम है एंड्रोमेडा के या वर्लपूल के या डिफरेंट गैलेक्सीज़ के, स्टार्स के, ये बच्चों को रटवाने के बजाय इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं। और अपनी मोबाइल के ऊपर ये ऐप जो है नासा सेल्फीज़ के नाम से ये ऐप है, ये डाउनलोड कीजिएगा। स्पेस साइंस के हवाले से ख़ुद भी अपने अंदर एक मोहब्बत उजागर कीजिए, और जो हार्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में आते रहते हैं स्पेस के हवाले से, वो अब सब कुछ इंटरनेट पे है, वो ज़रूर देखिए, बच्चों को दिखाइए, बच्चों के अंदर स्पेस साइंस के हवाले से उनके अंदर एक मोहब्बत पैदा कीजिए, तजस्सुस पैदा कीजिए। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। चूंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में जारी है और जबरदस्त सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, कल शायद फुटबॉल की तारीख का और कम से कम कंटेम्प्रेरी जो फुटबॉल है और जो मौजूदा हालिया तारीख है इसका सबसे बड़ा अपसेट तो कल हो गया। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया। इस वक्त हम अगर बात करें, आज 4 मुकाबले होने हैं जी, बताना बहुत जरूरी है। गोइंग टू बी मराकेश बमुकाबला क्रोएशिया, जर्मनी बमुकाबला जापान, स्पेन वर्सेस कोस्टारिका एंड बेल्जियम वर्सेस कनाडा। ये 4 मुकाबले होने हैं और कैसे होंगे इस पे भी हमने बात करनी है। गुज़िश्ता रोज के हवाले से हमने आपको बताया ही है कुछ रूल्स फुटबॉल को लेकर क्या हैं, और इन रूल्स का कल भी बहुत असर हुआ। चूंकि गोल स्कोर किए अर्जेंटीना ने, बट दे वर नॉट द लीगल गोल्स, जिसकी वजह से उनका स्कोर ज्यादा बढ़ नहीं पाया, अदरवाइज स्कोर कुड बी डिफरेंट। मैच का कल आगाज ही जानदार हुआ था। 10वें मिनट में अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली थी, आपको याद होगा, मेसी ने इस पे गोल स्कोर किया था और एक बर्तरी दिलाई थी। सऊदी अरब की टीम पहले हाफ में प्रेशर में नजर आई थी। एक आपको ओवरव्यू हम दे रहे हैं, लेकिन ऑफ साइड गोल्स होने की वजह से अर्जेंटीना इस मैच को नहीं जीत सका। सो आज हमने कहा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जरा थोड़ी सी बात करते हैं कि ये ऑफ साइड क्या होता है, रूल्स क्या है फीफा 2022 के, इसी पे हमने बात इस पे हम बात करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी हैं, इनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब कि आपने भी ज्वाइन किया। आजकल तो हर तरफ फुटबॉल का बुखार है, हर कोई फुटबॉल के हवाले से बात कर रहा है, और कल जिस तरह से इमरान ने भी कहा कि मौजूदा फुटबॉल का जो कहने सबसे बड़ा अपसेट हुआ कल, ये गलत नहीं होगा। कल आप सऊदी अरब की जीत को और अर्जेंटीना की हार को किस तरह से हमारे देखने वालों के साथ, आपने कैसा फील किया मौजूदा इस अपसेट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सबको पता है जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू है, फुटबॉल का बुखार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर कोई इस फुटबॉल में मुब्तला है हर तरह से। कल का जो मैच था वो एक मेसी के लिए, अर्जेंटीना के लिए अजीब सी सूरत हाल क्रिएट कर गया है। सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को वो मैच हरा दिया है 2-1 से। सारी दुनिया कह रही है ये बहुत बड़ा अपसेट है। यस, ये अपसेट तो है, लेकिन आप इसको सऊदी अरब को कभी भी इस रेटिंग में लो नहीं काउंट करेंगे। उन्होंने एक डोमिनेटिंग फुटबॉल खेला, अटैकिंग फुटबॉल खेला और उन्होंने प्रूफ किया कि यस वी आर द बेस्ट एंड वी कैन डू व्हाट वी वांट टू डू। और उन्होंने वो कर दिखाया जो मेसी और डी मरिया जैसे जो दुनिया के सबसे टॉप क्लास अटैकर्स में, स्ट्राइकर्स में उनका शुमार होता है, उनको 90 मिनट तक रोक के रखना ये बहुत बड़ी बात है। और ये फुटबॉल सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है जो उनको और आगे कामयाबी दिलाएगा। नो डाउट। खुर्रम, कितना टेक्निकली हम अगर बात करते हैं इस वक्त, टेक्निकली कौन सी टीम आपको इस वर्ल्ड कप के अंदर सबसे साउंड नजर आती है? एक तो हम क्योंकि इसमें फैन प्रेजिंग बहुत ज्यादा होती है ना, फैन वर्शिपिंग भी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है और लोग कुछ जो बड़े द गॉड्स ऑफ फुटबॉल जिनको आजकल कहा जाता है, मेसी हैं और रोनाल्डो हैं, दीगर नाम हैं, लेकिन टेक्निकली एज अ टीम कौन सा यूनिट आपको बीइंग रेफरी जो आप देखते हैं बड़ा स्ट्रांग लग रहा है जो कि किसी भी टीम को हरा सकता है?
देखिए, इंग्लैंड ने जो पहला मैच खेला है, जिस तरह का इंग्लैंड का डोमेस्टिक फुटबॉल है और इंग्लैंड ने जो प्रूफ किया है, हालांकि ईरान एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल नेशन है और वन ऑफ द बेस्ट टीम इन एशिया, जी और उसके अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड ने भी एक खतरे की घंटी बजा दी लोगों के लिए। ऐसे मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना है और सीरियसली एफसी की टीम ने उसको हराया तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ। अगर कोई और टीम अर्जेंटीना को हराती तो मुझे पर्सनली बहुत दुख होता कि मेरी फेवरेट टीम हार गई है। लेकिन बेल्जियम, इंग्लैंड और स्पेशली ब्राज़ील, इन टीमों को आप सेमीफाइनल में इंशाल्लाह देखेंगे और मोस्टली ये वो टीमें हैं जो इस कंपटीशन में हाई रेटिंग पे चल रही हैं। लेकिन ये फुटबॉल है, दुनिया इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। आप सऊदी अरब को ले लें, इसको देख के आप क्या कह सकते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है और छोटी टीमें भी वो कुछ कर सकती हैं जो बड़ी टीमें शायद ना कर सके और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़रें इस वर्ल्ड कप के ऊपर होती हैं। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला स्पोर्ट है दुनिया भर में। अच्छा, कुछ टेक्निकल साइड भी ऑब्वियसली मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इन टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझते और फुटबॉल को उस तरह से फॉलो भी नहीं करते। सो कुछ मैचेस के हवाले से कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जिनको हम डिस्कस करें। अगर हम ये रिव्यू सिस्टम की बात करें, कुछ कार्ड्स होते हैं जो इन गेम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, थोड़ी सी, चूँकि आप रेफरी भी हैं तो आपको बेहतर तौर पे पता होगा, हमारे देखने वालों को कुछ टेक्निकलिटी समझाएं। एक्चुअली पाकिस्तान चूंकि क्रिकेटिंग नेशन कंट्री है तो यहाँ मोस्टली लोग हर चीज़ को क्रिकेट से रिलेट करते हैं। जहाँ तक ये रिव्यू सिस्टम का ताल्लुक है तो मुझे कल बहुत से फ़ोन आए कि इसने ये रिव्यू क्यों नहीं लिया, उस टीम ने रिव्यू लेना चाहिए था, मेसी ने ये रिव्यू क्यों नहीं लिया। एक्चुअली फुटबॉल में कोई टीम, कोई प्लेयर, कोई कैप्टन, कोई टीम मैनेजर, कोच, कोई भी रिव्यू नहीं ले सकता। फुटबॉल का जो वीडियो रिव्यू सिस्टम है उसका अपना रेफरी बैठा होता है और ये मैं अपने नाजरीन को क्लियर बताता चलूँ क्योंकि अब वर्ल्ड कप है, आगे बहुत मैचेस आएंगे, तो आप लोग इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि फुटबॉल में रिव्यू कोई टीम नहीं ले सकती। अब रिव्यू कहाँ पे और कैसे और कौन लेता है? रिव्यू बेसिकली 4 चीज़ों पे ऑटोमेटिकली जो वीडियो मैच ऑफिशियल बैठा होता है वही लेता है। नंबर 1, गोल, नो गोल। गोल होगा उस सिचुएशन में वो रिव्यू ज़रूर देखेगा कि आया ये गोल वायलेट है या इस गोल से पहले मूवमेंट में कहीं ऑफ साइड, कोई फाउल या इस तरह की टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ आई है जिस पे वो गोल डिसअलाउ हो सकता है। अगर गोल हो गया तो वो ज़रूर इसको चेक करेगा और अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ हुई तो फील्ड रेफरी को कम्युनिकेट करेगा कि समथिंग रॉन्ग, सो यू कैन चेक रिव्यू, तब वो रिव्यू लेगा और जाके देखेगा कि ये गोल है या नहीं है। सेकेंडली, पेनल्टी, नो पेनल्टी। इनसाइड द पेनल्टी एरिया बॉक्स में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जिस पे डिफेंडिंग टीम कोई फाउल कमिट करती है और उस पे अटैकिंग टीम को एक पेनल्टी मिलने का हक है या एक रेफरी ने पेनल्टी दी है और वो नहीं बन रही, रेफरी ने गलत दे दी है, तो पेनल्टी, नो पेनल्टी पे भी रिव्यू होगा और उसको चेक किया जाएगा कि ये अगर वैलिड है, पेनल्टी है तो दे दी जाएगी, नहीं है ये तो रिव्यू क्या अपने तौर पे किया जाएगा या फिर दूसरी टीम रिक्वेस्ट करेगी तभी होगा? नहीं सर, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यही मैं नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि टीम्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो वीडियो रेफरी बैठा होता है वही चेक कर रहा होता है, वो पूरा मैच चेक कर रहा होता है, इसका पूरा बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो उसमें वो चेक कर रहा होता है कि आया ये जो सिचुएशन हुई है, सिर्फ 4 सिचुएशंस में, पेनल्टी, नो पेनल्टी, रेड कार्ड, नो रेड कार्ड, गोल, नो गोल और मिस आइडेंटिटी। अब अगर एक सिचुएशन में एक पेनल्टी रेफरी ने अवार्ड कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली जो वीडियो असिस्टेंट रेफरी है वो बैठा हुआ वीडियो रेफरी चेक कर रहा होगा कि रेफरी जो पेनल्टी दी है ये गलत तो नहीं दी। ठीक है। अगर वो गलत दे दी है, वो पेनल्टी नहीं थी, तो वो उसको दोबारा कम्युनिकेट करेगा कि ये आप जो रिव्यू लिए ये पेनल्टी नहीं है या उसने एक पेनल्टी मिस कर दी है और वो आगे चला गया, तो उसको फिर वो डायरेक्ट अपना ही रेफरी बताएगा, कोई टीम मैनेजर, कोई कोच नहीं बताएगा। ठीक है, यानी कि वो जो एक सर्वेलेंस है उसकी तरफ से वो हो रही होती है और जस्ट टू मेक श्योर कि जो फैसला हुआ है वो ठीक हुआ है और इसका नुकसान ना हो किसी टीम को। ठीक है, इन दी एंड कल हमने, मुझे लगता है कि फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट तो हमने कल देख लिया, लेकिन इट्स अ गेम ऑफ फुटबॉल और आप कुछ भी नहीं कह सकते, कभी भी हो सकता है। कोई और ऐसा आने वाला मैच या ऐसी टीम जो कि बजाय एक लो प्रोफाइल टीम है, रैंकिंग के अंदर नीचे है, लेकिन आपको लगता है कि वो भी कोई अपसेट इस फीफा 2022 में कर सकती है, खुरम, आपके ख्याल में? हम एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से बिलोंग करते हैं और मैं रेफरी भी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के लीड पैनल पर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी हमदर्दी अपने AFC के साथ है। और जो एक टीम है साउथ कोरिया, उसको आप
भी कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। उसने लास्ट वर्ल्ड कप में भी पूरी दुनिया को दिखाया कि वो जर्मनी जैसी टीम को हरा के बाहर कर सकती है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इस साल भी जनूबी कोरिया का रिजल्ट बहुत बेहतर होगा, जो मैं जहाँ तक इसको रेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया कुछ टेक्निकलिटीज़ बताने के लिए, कुछ फुटबॉल रिलेटेड चीज़ें हमारे साथ उन्होंने शेयर की। से हम बात कर रहे थे, इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी हैं खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में तो बहुत ही जरूरी है, ताकि जाते जाते हम आपको पूरे दिन के लिए फ्रेश करके चले जाएं। नन अदर हाफिज खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज के अंदर, उनकी जानिब चलते हैं। हाफिज साहब, वेलकम टू दी शो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? क्या करा रहे हैं आज? आज की जो हमारी एक्सरसाइज है स्पेशली फॉर बिगनर है। बिगनर को सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब वो जिम जाते हैं तो पूछते हैं सर फर्स्ट वीक में हम क्या ऐसा करें जिससे हम इंजरी से भी बच सकें और हम एक्सरसाइज भी अच्छी हो सके। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका वार्म अप और आपकी जो स्ट्रेचिंग है, अगर ये दो चीज़ें कंप्लीट हैं तो इंशाल्लाह ताला आप इंजरी से बिल्कुल बच सकते हैं। आपका जो वार्म अप है वो आप साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल कर सकते हैं, क्रॉस ट्रेनर कर सकते हैं, आप एलिप्टिकल कर सकते हैं 10 मिनट, और आपकी जो स्ट्रेचिंग है उससे आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले 1 वीक जो है आपका सर्किट ट्रेनिंग आप अच्छे से प्लान करें अपनी। उसके बाद आफ्टर 1 वीक आप इंडिविजुअली एक पार्ट्स की ट्रेनिंग डेली कर सकते हैं आप। और आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग। सबसे पहले बॉडी में स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो बॉडी में इंजरी नहीं होगी। मेक श्योर फर्स्ट, सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग करेंगे, अपनी आर्म्स को मूव करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आपकी फुल बॉडी का वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आप चेस्ट भी अपनी वार्म अप करेंगे। ये हमारी बॉडी की स्ट्रेचिंग है। जब आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो आपकी एक्सरसाइज भी अच्छी होगी। स्ट्रेचिंग अच्छी होगी तो आपका ब्लड फ्लो जो है बॉडी का वो भी अच्छा होगा, तो आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी। इसके बाद हम करेंगे स्क्वाट्स, फ्री स्क्वाट। अच्छा, एक बता दीजिए, ये जो आपने कहा इसको कितना टाइम या कितने सेट्स चाहिए होंगे? सर एक्चुअली इसके लिए सिर्फ जस्ट आपने 20 to 30 सेकंड करनी है। ठीक है, 20 to 20 सेकंड्स, यानी आपका 10 मिनट में आपकी स्ट्रेचिंग कंप्लीट होनी चाहिए सारी। ओके। हम ये फ्री स्क्वाट्स करेंगे। ये फ्री वेट स्क्वाट्स है आपकी। इसके बाद हम अपनी लेग्स जो है इसकी भी स्ट्रेचिंग करेंगे। ट्रेनिंग कोई भी हो, स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखें, फिर लेफ्ट आपकी लेग भी 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे आप। इसके बाद हम करेंगे पुशअप्स। जो बिगनर है वो पुशअप्स अगर नहीं कर सकते तो फर्स्ट वीक में वो नी पुशअप्स भी कर सकते हैं। आपकी 12 रेपिटेशन भी काफ़ी है पुशअप्स के लिए। अगर आप बिगनर हैं, नहीं कर सकते, तो नी पुशअप्स भी आप कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज करवा रहे थे तो उसमें एक एक्सरसाइज मिसिंग थी हमारी, 21 कर्ल। अक्सर दोस्त पूछते हैं कि 21 कर्ल सर आपने कंप्लीट परफॉर्म नहीं की थी, तो मैं कंप्लीट परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी बाइसेप की एक्सरसाइज है, 21 कर्ल हम परफॉर्म करेंगे। 7 रेपिटेशन जो है वो हाफ होंगी। ये 1 2 3 4, इसी तरह 7 आपकी जो होंगी वो आप ऊपर से नीचे लेकर आएंगे।
4 5। इसको आप फुल परफॉर्म करेंगे। अब हम 7 एक्सरसाइज, 7 जो रेपिटेशन है ये होंगी हमारी। एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू कि आपने आसान एक्सरसाइज हमें बताई। हाफिज साहब हमें बता रहे थे जी, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क ऑन सोशल मीडिया। हाफिज साहब भी हैं और एक्सप्रेसो का सोशल मीडिया भी है, जरूर पूछ सकते हैं और उम्मीद है कि आपको फायदा होगा इससे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फाइनली फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।